हेलो एवरीवन, एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपन ऑपरेटिंग सिस्टम का चैप्टर 1 कंप्लीट कर चुके थे। आज बात करेंगे चैप्टर 2 के बारे में। चैप्टर 2 क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज। पिछली बार इसके अंदर से 2 सवाल आपको देखने को मिले थे और अब की बार भी 2 सवाल श्योरली देखने को मिलेंगे। चैप्टर 2 का नाम आता है प्रोसेस मैनेजमेंट। अब प्रोसेस मैनेजमेंट को समझने से पहले अपन बात करेंगे कि प्रोसेस होता क्या है। तो प्रोसेस उसको कहा जाता है कि एक ऐसा प्रोग्राम जो एग्जीक्यूशन में हो, प्रोसेस कहलाता है। ठीक है गाइज। दूसरा बात करें .exe फाइल को भी प्रोसेस कहा जाता है, ये भी इसकी एक डेफिनेशन आ जाती है। आगे बात करें तो प्रोसेस होता है, प्रोसेस एक एक्टिव एंटिटी होती है। क्या होती है गाइज? प्रोसेस एक एक्टिव एंटिटी का नाम आ जाता है। आगे बात करें तो प्रोसेस हमेशा प्रोग्राम के द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा बनाई जाएगी? प्रोसेस प्रोग्राम के द्वारा बनाई जाएगी। और प्रोग्राम एक पैसिव एंटिटी होती है। क्या होती है? पैसिव एंटिटी। ठीक है। इन तीनों चीज़ों के बारे में आप समझ गए होंगे कि जो प्रोसेस होती है वो एक्टिव एंटिटी होती है और प्रोसेस को प्रोग्राम के द्वारा बनाया जाता है, और जो प्रोग्राम होता है वो एक पैसिव एंटिटी होती है। ठीक है गाइज। आगे बात करें तो देखो, नोट डाल के यहाँ पर लिखा गया है कि प्रोसेस को जब भी स्टार्ट किया जाता है तो वह हार्ड डिस्क, बोले तो सेकंड स्टोरेज से किस में आ जाती है? रैम में आ जाएगी। याद रखना, जब आप किसी भी प्रोसेस को करते हो, जैसे आपका जो सिस्टम रहता है उस सिस्टम के ऊपर आपने किसी आइकॉन पर डबल क्लिक किया तो वो पहले क्या था? वो हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ था। जैसे आपने उसके ऊपर डबल क्लिक किया, बोले तो उसको प्रोसेस में लेके आए तो वो क्या किस में आ जाएगा? वो आपका रैम के अंदर आ जाएगा गाइज। ठीक है। आगे बात करें तो जब भी प्रोसेस ओएस से स्टार्ट होती है तो वह ओएस के द्वारा एक आईडी प्रदान की जाती है। क्या प्रदान करेगी? एक आईडी प्रदान करेगी, और उस आईडी को कहते हैं प्रोसेस आईडी, या फिर उसको पीआईडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है। क्लास की पीडीएफ फाइल मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। हर क्लास की पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी आपको। आगे बात करते हैं प्रोसेस लाइफ साइकिल, कि कौन सी प्रोसेस लाइफ साइकिल होती है उसी के बारे में। तो एक प्रोसेस को जब एक्टिव किया जाता है तब वह बहुत सी स्टेट्स के अंदर से आती है, और एक दूसरी स्टेट्स के अंदर से क्या आती है? आती जाती बाद में उसको क्या कहते हैं? एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आएगा, दूसरी स्टेट को उसी जो एक साइकिल बना रहेगा ना, उस साइकिल को अपन क्या कहेंगे? प्रोसेस लाइफ साइकिल कहा जाता है। ठीक है। डेफिनेशन को ज़्यादा कोई है नहीं खास इसमें। आगे बात करें तो प्रोसेस लाइफ साइकिल बहुत सारी स्टेट्स होती हैं जिन्हें प्रोसेस स्टेट कहा जाता है। प्रोसेस स्टेट को 2 टाइप से डिफाइन किया जाता है। पिछली बार इसी के अंदर से क्वेश्चन आया था गाइज, बीसीआई के अंदर से आपका। क्या होता है कि प्रोसेस स्टेट की 2 टाइप को से डिफाइन किया जाता है। एक होती है प्राइमरी स्टेट और दूसरी होती है सेकेंडरी। प्राइमरी स्टेट कितनी होती हैं? 5 होती हैं। सेकंड स्टेट के बारे में बात करें तो 2 होती हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रोसेस की कितनी स्टेट होती हैं, तो याद रखना, अगर कोई नाम नहीं दिया जाता है तो 7 करके आनी है। अगर आपसे पूछा जाता है कि प्राइमरी स्टेट की प्रोसेस प्राइमरी स्टेट की कितनी स्टेट होती हैं, तो 5 होती हैं। सेकेंडरी आपको पता है 2 होती है। अब बात करते हैं सबसे पहले प्राइमरी स्टेट के बारे में। प्राइमरी स्टेट के बारे में चर्चा करें ना गाइज, तो प्राइमरी स्टेट के अंदर से कौन कौन सी स्टेट आपको देखने को मिलेंगी? पहली तो होगी न्यू, दूसरी होगी रेडी, तीसरी होगी रनिंग, और चौथी होगी EXE, जिसको बोला जाता है टर्मिनेट के नाम से भी जाना जाता है, और 5वीं होती है वेटिंग। ये प्राइमरी स्टेट की होती हैं। सेकंड स्टेट की तरफ से चलते हैं तो सेकेंडरी में एक तो सस्पेंडेड वेट होती है, एक सस्पेंडेड रेडी होती है। सस्पेंडेड वेट और सस्पेंडेड रेडी हैं, ये आपको सेकेंडरी बोले तो हार्ड डिस्क के अंदर से आपको देखने को मिलेंगी। ज़्यादातर क्या होता है, इन्हीं का रोल, प्राइमरी स्टेट का रोल ज़्यादा होता है। सेकंड स्टेट का जो रोल है वो बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर नोट डाल के लिखा भी गया है। क्या लिखा गया है? कि सेकंड स्टेट को ओएस बहुत कम काम में लेता है, क्योंकि इनका ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती है। इसलिए अधिकतम जो है प्राइमरी स्टेट्स को ही ओएस काम में लेता है। ठीक है गाइस। अब बात करते हैं, देखो ये वाला अगर आपने डायग्राम समझ लिया तो आपका सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा प्राइमरी स्टेट के बारे में। अब देखो प्राइमरी स्टेट का जो प्रोसेस होता है वो किस प्रकार से होता है। सबसे पहले यहाँ पर रैम होती है। रैम के अंदर से आपने रिसोर्स अलोकेशन दिया जाता है। रिसोर्स अलोकेशन से आपने क्या किया? न्यू स्टेट में आए। पहली स्टेट जिसका नाम है न्यू।
न्यू के बाद में यहाँ पर लगा रहता है LTS। LTS में आगे बताऊँगा किस प्रकार से काम करता है। बाद में यहाँ से LTS किसके पास में लेकर जाता है, रेडी स्टेट में लेके जाता है। रेडी स्टेट में जाने के बाद में ये सारा का सारा प्रोसेस है ये रैम में हो रहा है गाइस। रेडी से चला जाता है आपका रैम में, यहाँ पर रहता है STS। जब रनिंग के अंदर से चला जाता है, कभी कभार आप क्या करते हो, किसी PDF के पासवर्ड लगा देते हो, तो वो जब पासवर्ड डालते हो ना, पासवर्ड डालने के बाद में थोड़ा बहुत समय बचता है, वो क्या करता है, उस वाली प्रोसेस को कहाँ पर चला जाता है, वेटिंग स्टेट में भेज देता है। वैसी कंडीशन होती है जैसे आपके पास में रेडी स्टेट के अंदर से कोई प्रोसेस आया और वो रनिंग में चला गया। रनिंग के बाद में यहाँ पर आप जब चलने लगता है तो यहाँ पर पासवर्ड या फिर किसी भी सिक्योरिटी की ज़रूरत होने लग जाती है, जैसे प्रोटेक्शन वाला कुछ भी हो जाता है, तो उसको अपन क्या करोगे, लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पर क्या करोगे, वो पासवर्ड डालोगे तो वो स्टेट है वो वेटिंग में चली जाएगी। नई प्रोसेस रेडी से नई प्रोसेस इसके पास में आ जाएगी रनिंग के पास में। यहाँ पर ये भी लिखा गया है देखो, IO रिक्वायरमेंट। IO रिक्वायरमेंट क्या होती है, इनपुट आउटपुट रिक्वायरमेंट का होता है। ये देखो रैम न्यू हो गया, रेडी हो गया, और ये तीनों की तीनों कहाँ पर हैं, इसमें चली जाती हैं। सपोज करो उसको पासवर्ड अगर कोई भी प्रोटेक्शन नहीं लगा रखा, कोई भी सिक्योरिटी नहीं लगा रखी, तो वो रनिंग में आने के बाद में किस में चली जाती है, एग्जिट में चली जाती है, और बाद में रिसोर्स डीएलोकेशन का प्रोसेस हो जाता है। बाद में अगर कभी कभार जैसे आपने यहाँ पर क्या किया, वेटिंग स्टेट में आया, जो IO कंप्लीट हो जाती है, जैसे उसको आप इनपुट या पासवर्ड करेक्ट डाल देते हो, वापस किसके पास में भेज देता है, ये रनिंग के पास में भेज देता है, न कि रेडी के पास में भेजेगा, रनिंग के पास में नहीं भेजेगा। एक चीज़ और होती है, जैसे यहाँ पर कोई इंटरप्ट आ जाता है, इंटरप्ट आने के बाद में क्या होता है, यहाँ पर MTS लगा रहता है और MTS सस्पेंडेड वेट में चला जाता है, जिसको बोला जाता है टाइम क्वांटम के नाम से जाना जाता है। बाद में क्या होता है, जैसे आपने सस्पेंडेड वेट लगाया, सस्पेंडेड वेट होने के बाद में सस्पेंडेड रेडी के अंदर से चली जाती है, और सस्पेंडेड रेडी है वो वापस कहाँ पर भेज देगी, यहाँ पर भेज देगी। ये सारा का जो सस्पेंडेड वेट है, सस्पेंडेड रेडी है, ये सेकेंडरी स्टेट का प्रोसेस माना जाता है। ठीक है गाइज, आगे बात करते हैं। 2-3 नाम ले रहा था, सबसे पहले नाम किसका ले रहा था, LTS का ले रहा था। LTS देखो न्यू और रेडी के बीच में काम करता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, इसको कहा जाता है। ये क्या करेगा, यह डिग्री ऑफ मल्टीपल प्रोग्रामिंग करता है। LTS का काम क्या रहेगा, डिग्री ऑफ मल्टीपल प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर से क्या होता है कि न्यू से लेकर न्यू स्टेट से बहुत सारी प्रोसेस अपने पास में साथ में लेकर आएगा और रेडी के पास में भेज देगा। ठीक है। दूसरा नाम आता है STS का। STS बोला जाता है शॉर्टेड टर्म शेड्यूलर, यह CPU शेड्यूलिंग पर काम करेगा, याद रखना STS। अब सबसे पहले इनको थोड़ा सा अपन अलग अलग टाइप से पढ़ते हैं तोड़ के। तो नाम आता है सबसे पहले न्यू का। न्यू क्या होता है कि प्रोसेस की पहली स्टेट न्यू स्टेट होती है, जहाँ पर OS उस प्रोसेस को रैम प्रदान करता है। क्या करेगा, रैम प्रदान करेगा। या फिर अपन ये भी कह सकते हैं कि न्यू स्टेट के अंदर से क्या होता है कि न्यू स्टेट के अंदर OS के द्वारा प्रोसेस को रिसोर्स एलोकेशन देखने को मिल जाता है। मतलब कि न्यू स्टेट के अंदर से जो OS होता है, OS को क्या करता है, OS के द्वारा प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, रिसोर्स एलोकेशन मिल जाता है। आगे बात करें तो न्यू स्टेट से प्रोसेस रेडी स्टेट में चली जाती है, ये भी यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। अब चलते हैं रेडी स्टेट में। रेडी स्टेट में आपको क्या क्या मिलेगा, देखो न्यू स्टेट से रेडी स्टेट से लेकर प्रोसेस ले जाने को क्या काम होता है, और ये सारा का सारा काम कौन करेगा, LTS करेगा। LTS की फुल फॉर्म बोले तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इसको कहा जाता है। ठीक है, कौन करेगा, देखो यहाँ से अगर थोड़ा सा दिमाग में बता देता हूँ। जैसे आपने यहाँ पर पढ़ा न्यू स्टेट सा, इस डायग्राम से न्यू स्टेट से कौन लेके जाएगा, रेडी स्टेट में LTS लेके जाएगा। LTS की फुल फॉर्म आपने देख ली यहाँ पर कि ये होता है, LTS का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर LTS की जिम्मेदारी होती है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, प्रोसेस को न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में लेकर आए। इसे डिग्री ऑफ मल्टीपल प्रोग्रामिंग के भी कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, रेडी स्टेट भी रैम के अंदर ही होती है। जैसे आपने न्यू स्टेट है वो भी रैम में हुई, न्यू और रेडी वाली है वो भी आपको रैम में देखने को मिल जाती है। आगे बात करें तो रेडी स्टेट से प्रोसेस रनिंग स्टेट में चली जाती है, जिसके लिए STS का, जिसको बोले तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का प्रयोग किया जाता है। STS रेडी स्टेट से CPU शेड्यूलिंग का यूज़ करते हुए प्रोसेस को पिक करता है और उसको रनिंग स्टेट में रखता है। ठीक है, यदि कोई प्रोसेस रनिंग स्टेट में है एवं वहाँ पर क्या होता है, इंटरप्ट आ जाता है। ठीक है, इंटरप्ट आ जाएगा तो क्या होगा, रनिंग स्टेट से प्रोसेस रन कर रही होती है तो उसको रेडी स्टेट में रख दिया जाता है।
ठीक है। इंटरप्ट दो कारणों से आ सकता है। कौन कौन से कारण आ जाता है? पहला तो आ जाता है कि प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई हो। दूसरा जाता है गाइज कि प्रोसेस का क्वांटम टाइम, जिसको बोला जाता है टाइम स्लेस, को यूज़ किया गया हो। यदि प्रोसेस रनिंग स्टेट में है एवं उसको यदि कोई आईओ बोले तो इनपुट आउटपुट की ज़रूरत होती है तो सीपीयू उसे वेटिंग स्टेट में फेंक देता है। ठीक है। प्रोसेस को जब आईओ पूरा हो जाता है तो वह प्रोसेस वेटिंग स्टेट से रेडी स्टेट में चली जाती है। याद रखना, रनिंग में नहीं जाएगी, किस में जाएगी? ये वापस चली जाएगी रेडी में, और रेडी से बाद में वापस किस में आएगी? रनिंग में आएगी। जैसे इस प्रकार से काम होता है। न्यू वाला हो गया, ये न्यू वाला हो गया, रेडी वाला हो गया, रनिंग, वेटिंग और एग्जिट है। ये सारा का सारा काम किस में होगा गाइज? ये रैम के अंदर से होता है। तो फिर सेकंड स्टोरेज में क्या होगा? सेकंड स्टोरेज में होगा सस्पेंडेड वेट और सस्पेंडेड रेडी है। ये सेकंड स्टोरेज में आपको देखने को मिलेगा गाइज। अब बात करते हैं थोड़ा सा इनके बारे में। एल टी एस क्या करेगा? न्यू से रेडी में लेके जाएगा। एस क्या करेगा? रेडी से रनिंग में लेके जाएगा। और एम क्या करेगा? ये सस्पेंडेड वेट से सस्पेंडेड रेडी में लेके जाएगा। आगे बात करें तो देखो, यदि वेटिंग स्टेट के अंदर जगह फुल हो जाती है तो वो हम क्या करेंगे? देखो कभी कभार क्या होता है, आपके पास में जो प्रोसेस चला रखा है उस प्रोसेस के अंदर से आपको जगह फुल हो जाती है तो वापस किस में चला जाता है? वो सेकंड स्टोरेज का यूज़ करने लग जाता है। जब जगह फुल हो गई तब क्या करेगा? हम आने वाली प्रोसेस को एक नई स्टेट में भेज दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? सस्पेंडेड वेट कहा जाता है। सस्पेंडेड वेट तभी यूज़ किया जाएगा जब आपके पास में जो स्पेस है वो फुल हो जाए। ठीक है। आगे बात करें तो देखो, यदि रेडी स्टेट में जगह फुल हो जाती है तो वह अब आने वाली प्रोसेस को सस्पेंड रेडी में भेज देता है। अब बात करते हैं देखो थोड़ा सा अलग, जिसका नाम आता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जिसको पीसीबी कहा जाता है। दूसरा टास्क कंट्रोल ब्लॉक, जिसको टीसीबी कहा जाता है। ये टॉपिक है नया, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे अभी। तो इसके अंदर से होता क्या है कि एक प्रोसेस को ओएस में पीसीबी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा गाइज? पीसीबी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जब हम प्रोसेस को रन अथवा एग्जीक्यूट करते हैं तो उस प्रोसेस में से संबंधित सभी डेटा को पीसीबी में रखा जाता है। इसीलिए क्या होता है कि पीसीबी या टीसीबी एक डेटा स्ट्रक्चर भी होता है। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। डीएसए के अपन बारे में बात करेंगे बाद में, अपने सिलेबस में भी है, डीएसए दे रखा है पूरा सिलेबस, उसके बारे में अपन देखेंगे नेक्स्ट में। डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात करें थोड़ा बहुत मैं बता देता हूं। देखो, डेटा को कुछ समय के लिए स्टोर करना होता है, जबकि डीबीएमएस क्या होता है? डेटा को लंबे समय के लिए स्टोर करता है। अब दो चीज़ें याद रखना, एक तो होती है डीबीएमएस और एक होती है डेटा स्ट्रक्चर। दोनों के दोनों क्या करेंगे? डेटा को स्टोर करेंगे, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये होता है गाइज कि डेटा स्ट्रक्चर होता है ना, डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम जिसको कह सकते हैं अपन, वो क्या करेगा कि जो डेटा को थोड़े समय के लिए होल्ड करेगा, जबकि डीबीएमएस क्या करेगा? वो डेटा को लंबे समय के लिए स्टोर कर सकता है। ठीक है। अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ पीसीबी टीसीबी के बारे में। तो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? जैसे पॉइंटर हो गया, प्रोसेस स्टेट हो गई, प्रोसेस नंबर हो गया, प्रोग्राम काउंटर हो गया, मेमोरी लिमिट यूनिट हो गया, मेमोरी लिमिट आ जाता है, फिर बाद में सीपीयू रजिस्टर आ जाता है, फिर लिस्ट ऑफ इनपुट आउटपुट फाइल आ जाती है, फिर मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन आ जाती है। ये सारी चीज़ें मिलकर बनाती हैं पीसीबी टीसीबी का। ठीक है। अब अलग अलग पढ़ते हैं इनको। सबसे पहले बात करेंगे अपन पॉइंटर के बारे में कि पॉइंटर क्या काम करेगा। जब पॉइंटर का जिक्र होता है तो पीसीबी के अंदर पॉइंटर जो बोले तो कॉन्टेक्ट स्विचिंग के रूप में काम आता है। किसके लिए काम आएगा? कॉन्टेक्ट स्विचिंग के रूप में काम आता है। पॉइंटर के रूप में स्टैक पॉइंटर को काम में लिया जाता है। किसको करेंगे अपन? स्टैक पॉइंटर को काम में लेते हैं। आगे बात करते हैं, एक नाम देखा अपने कॉन्टेक्ट स्विचिंग क्या होता है। कॉन्टेक्ट स्विचिंग के बारे में बात करें, देखो क्या होता है, सीपीयू जब एक प्रोसेस को रन कर रहा होता है तो एवं वहाँ पर कोई इंटरप्ट आ जाता है तो वहाँ पर सीपीयू उस प्रोसेस को छोड़कर दूसरी प्रोसेस में क्या करता है? एग्जीक्यूट करने लग जाता है। इसे अपन क्या कह सकते हैं? कॉन्टेक्ट स्विचिंग कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसेस स्टेट के बारे में। प्रोसेस स्टेट किसको कह सकते हैं? कि प्रोसेस अभी किसी स्टेट में चल रही है या फिर प्रोसेस को करंट स्टेट को बताता है प्रोसेस स्टेट। फिर देखो प्रोसेस नंबर के बारे में बात करते हैं। तो प्रोसेस नंबर क्या होता है कि ओएस में जब कोई प्रोसेस एंटर होती है तो ओएस उसे एक यूनिक नंबर देता है। उस नंबर को अपन क्या कह सकते हैं? प्रोसेस नंबर के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं प्रोग्राम काउंटर के बारे में। प्रोग्राम काउंटर क्या होता है कि किसी प्रोसेस का
नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन या फिर नेक्स्ट निर्देश का एड्रेस प्रोग्राम काउंटर कहलाता है। ठीक है गाइस। अब बात करते हैं मेमोरी लिमिट के बारे में। मेमोरी लिमिट क्या होती है कि प्रोसेस जब रन हो रही होती है तो मेमोरी मैनेजमेंट के लिए वह प्रोसेस कौन सी मेमोरी यूज़ कर रही है उस मेमोरी के लिमिट, उसको क्या कहते हैं, मेमोरी यूनिट के बारे में बताया जाता है। सीपीयू रजिस्टर के बारे में बात करते हैं। सीपीयू रजिस्टर क्या होता है कि कोई प्रोसेस ने सीपीयू का कौन सा रजिस्टर यूज़ में ले रखा है उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए सीपीयू रजिस्टर का काम लिया जाता है। फिर बात करते हैं लिस्ट ऑफ आईओ फाइल्स के बारे में। आईओ फाइल्स बोले तो इनपुट आउटपुट फाइल्स होता है। जब एक प्रोसेस जब रन होती है तो उसको यदि कुछ अलग आईओ फाइल्स की ज़रूरत होती है तो उसे लिस्ट ऑफ आईओ फाइल्स के द्वारा बताया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन के बारे में। इसके अंदर से क्या होता है कि प्रोसेस सीपीयू के पास में एग्जीक्यूट होती है तो उसके टाइम से रिलेटेड जैसे वेटिंग टाइम हो गया, एग्जीक्यूशन टाइम हो गया, टर्न अराउंड टाइम हो गया, अराइवल टाइम हो गया, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन के अंदर। अब बात करते हैं थ्रेड के बारे में। थ्रेड के अंदर से आपको एक सवाल ज़रूर देखने को मिलेगा, कैसा भी हो जाए। थ्रेड को लाइट वेट प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है, क्या कहेंगे, थ्रेड को लाइट वेट प्रोसेस कहा जाता है। आगे बात करें तो चाइल्ड प्रोसेस या फिर क्लोन प्रोसेस को बनाने के लिए थ्रेड का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ करोगे, जैसे आपको चाइल्ड प्रोसेस बनानी है या फिर क्लोन प्रोसेस बनाना है तो आप किसका यूज़ करोगे गाइज, थ्रेड का यूज़ करोगे। थ्रेड को यूज़ करने से सीपीयू ओवरहेड कम होता है और थ्रेड का यूज़ करने से क्या होता है कि मेमोरी का यूटिलाइजेशन है वो सही तरीके से कर सकते हो आप। जैसे आपके पास में एक प्रोसेस आ जाती है, इस प्रोसेस के अंदर से आपने सीपीयू के अंदर से स्टैक आ गया, रजिस्टर आ गया, कोड और डेटा आ गया। दूसरा थ्रेड के बारे में बात करें तो स्टैक आ गया, रजिस्टर आ गया, कोड आ गया, डेटा आ गया। इस प्रकार से आप सिंगल थ्रेड के अंदर से यूज़ कर सकते हो। सिंगल थ्रेड के अंदर से क्या होता है, जैसे आपने यहाँ पर स्टैक रजिस्टर लगा दिया, यहाँ पर कोई प्रोसेस हो गई, कोड हो गया और डेटा हो गया। ये सिंगल थ्रेड का एग्जांपल आपको देखने को मिल जाता है। अब आपके पास में बहुत सारी थ्रेड आ जाती हैं तो थ्रेड के अंदर से क्या होता है, जैसे एक T1 T2 T3 इस प्रकार से आपके पास में थ्रेड्स हैं। यहाँ पर इसका अलग अलग स्टैक आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग थ्रेड का रजिस्टर भी अलग अलग मिलेगा, लेकिन यहाँ पर भी आपके पास में प्रोसेस अलग अलग देखने को मिल जाता है। लेकिन वो कोड और डेटा को क्या करते हैं, एक साथ में शेयर कर लगते हैं। जैसे इस थ्रेड का और इस थ्रेड और इस थ्रेड, इन तीनों थ्रेड का कोड है और डेटा है वो समान आपको देखने को मिल जाता है। मतलब कि एक ही कोड और डेटा को ये शेयर कर सकते हैं मल्टी थ्रेडिंग के अंदर से। यहाँ पर नोट डाल के लिखा भी गया है, देखो, थ्रेड को बनाने के लिए ओएस कोई भी भूमिका नहीं होती है। मतलब कि थ्रेड को बनाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई भी भूमिका नहीं हो सकती है। इसको एपीआई द्वारा बनाया जा सकता है। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ गाइज। आप क्या करते हो, गूगल क्रोम चलाते हो। गूगल क्रोम चलाते हो तो आपने क्या किया, आपका जो पहली टैब आ गई, इस टैब के अंदर से आपने क्या कर रखा है, फेसबुक खोल रखी है। अब आपको सॉन्ग सुनने के लिए यूट्यूब चलाना है। यूट्यूब चलाने के लिए आप क्या करोगे, नई टैब ओपन करोगे क्रोम के अंदर से। तो नई टैब ओपन करोगे तो इसके अंदर से कोई भी प्रोसेस या फिर कोई भी किसी भी चीज़ का लेना देना ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है। ये सारा का सारा काम किसका करेगा, एपीआई करेगा। मतलब कि काम किसका होगा, क्रोम का होगा। सिंगल थ्रेड के बारे में बात करते हैं, यही बात इसके अंदर से लिखी गई है। सिंगल थ्रेड क्या होता है, यदि कोई प्रोसेस एक थ्रेड को जनरेट करती है तो उसको सिंगल थ्रेड कहते हैं। और इसके अंदर से थ्रेड अपना स्टैक रजिस्टर अलग अलग रखती है, लेकिन कोड और डेटा प्रोसेस के साथ ही शेयर करती है। मल्टी थ्रेडिंग सिस्टम के बारे में बात करते हैं। मल्टी थ्रेडिंग सिस्टम क्या होता है, यदि किसी प्रोसेस के द्वारा एक से ज़्यादा थ्रेड जनरेट किया जाता है तो उसे मल्टी थ्रेडिंग कहा जाएगा। इसमें सभी थ्रेड अपना अपना स्टैक और रजिस्टर यूज़ करती हैं और कोड और डेटा सभी के साथ में शेयर कर सकती हैं। जैसे मैं आगे बता कर आया था पहले कि वो कोड और डेटा है वो कॉमन उनका शेयर होता है। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड के बारे में, कि आप ऊपर पढ़ कर आए हो, इन्हीं के बारे में अपन थोड़ा देखेंगे कि प्रोसेस और थ्रेड में क्या अंतर होता है। प्रोसेस होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। क्या होगा गाइज, इंडिपेंडेंट होगा, किसी पर डिपेंड नहीं होगा। जबकि थ्रेड होता है वो डिपेंडेंट होता है। दूसरा बात करते हैं, यह कोड और डेटा को शेयर नहीं करती है। प्रोसेस के अंदर से जो कोड और डेटा होगा वो कोई भी शेयर नहीं होगा, लेकिन ये जो थ्रेड है ना, ये कोड और डेटा को शेयर कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, जो प्रोसेस होता है इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग स्लो होती है।
क्या होगी, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है होती है इसके अंदर से स्लो होगी, लेकिन थ्रेड के अंदर से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है वो फास्ट आपको देखने को मिलेगी। इसके अंदर से फॉर्क सिस्टम कॉल का यूज़ किया जा सकता है और इसमें किसी भी सिस्टम कॉल की नीड नहीं होती थ्रेड के अंदर से। आगे बात करें तो इसे प्रोसेस अथवा हैवी वेट कहा सकता है, और जबकि थ्रेड को अपन लाइट वेट प्रोसेस के नाम से भी जान सकते हैं। यह डिफरेंस था प्रोसेस और थ्रेड के अंदर से गाइज। आगे बात करते हैं टू स्पेशल थ्रेड के बारे में। तो टू स्पेशल थ्रेड का जब जिक्र होता है तो पहली थ्रेड आती है यूज़र थ्रेड, दूसरी आ जाती है कर्नल थ्रेड। यूज़र थ्रेड किसको कहेंगे, देखो एपीआई की फुल फॉर्म याद रखना, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस इसको कहा जाता है। एप्लीकेशन एपीआई के द्वारा जो थ्रेड बनाए जाते हैं उनको यूज़र थ्रेड कहा जाता है। किसको कहेंगे, यूज़र थ्रेड, जो एपीआई के द्वारा बनाए जाते हैं। यूज़र थ्रेड में ओएस का कोई रोल नहीं होता है, ये चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ। यदि एक से ज़्यादा यूज़र थ्रेड एवं एक ही थ्रेड में से कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो क्या होता है, वह थ्रेड ब्लॉक हो जाता है। बाकी थ्रेड क्या होती हैं, ब्लॉक हो जाएंगे सारे के सारे। जैसे एक में दिक्कत आ गई तो सारे के सारे में दिक्कत आ जाती है। कभी कभार क्या होता है, जैसे आपने ये खोला, इस गूगल क्रोम के अंदर से पहले वाले में कोई प्रॉब्लम आई तो आगे वाले में भी प्रॉब्लम आ जाएगी। इस प्रकार से आपकी कंटिन्यू वो सारी की सारी ब्लॉक हो जाती हैं। आगे बात करते हैं कर्नल थ्रेड। जब कर्नल थ्रेड का जिक्र होता है तो ओएस के द्वारा यदि कोई थ्रेड बनाया जाता है तो वह कर्नल थ्रेड कहा जाता है। किसके कहेंगे, कर्नल थ्रेड कहेंगे। आगे बात करें, देखो एपीआई का कर्नल थ्रेड कोई रोल नहीं होता। एपीआई का जो कर्नल थ्रेड के अंदर से कोई रोल नहीं होगा, और कर्नल थ्रेड में यदि कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो दूसरे कर्नल थ्रेड उसको ब्लॉक नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा कर्नल जो है ना उसको क्या करेगा, ब्लॉक नहीं करेगा, जबकि उस ऊपर वाले में अपन क्या कर रहे थे, वो ब्लॉक कर रहा था गाइज। इतना समझ में आ गया गाइज। तो इस प्रकार से आपका पहला जो दूसरा चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में अपन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा सीपीयू शेड्यूलिंग। इसमें भी आपका 1 से 2 सवाल देखने को ज़रूर मिलेंगे गाइज। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और आपकी कंप्यूटर निर्देशक की वैकेंसी है, जल्दी आने वाली है, अभी से तैयारी में जुट जाओ। ऐसा मत सोचो कि जब वैकेंसी आएगी तब हम तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, तब आप कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पिछड़ जाओगे गाइज। और इस क्लास की जो पीडीएफ फाइल होगी वो मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।